नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCSA बस्ती में। दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग आज फिर से ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो विश्व की जो महत्वपूर्ण नहरें हैं उनसे जुड़े हुए टॉपिक हमारे हैं। विश्व की महत्वपूर्ण नहरें जो हैं, विश्व के प्रमुख बांध, प्रवाल भित्तियों और वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही आपको सहयोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिटेल भी जानेंगे, जैसा कि प्रत्येक प्रश्न सीरीज में हम लोग करते रहते हैं दोस्तों। तो आइए अपना बिल्कुल समय अपनी एक सही दिशा में लगाते हैं, सही ऊर्जा में लगाते हैं, जिससे कि हमको उसका एक अच्छा बेहतर परिणाम मिल सके। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज हम लोगों का पहला प्रश्न है, स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं, यानी कि स्वेज नहर जो आपकी है ये किन दो जलीय भागों को जोड़ती है। ठीक है, नहर का काम क्या है दोस्तों? कनेक्टिविटी प्रदान करना, एक नहर को दूसरी नहर से जोड़ना, एक सागरीय क्षेत्र को दूसरे सागरीय क्षेत्र से जोड़ना नहर का ये काम होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सागरीय हिस्सा जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है, यानी कि काला सागर लाल सागर को क्या ये कनेक्ट करता है। दूसरा कह रहा है लाल सागर भूमध्य सागर है, तीसरा है काला सागर भूमध्य सागर, चौथा है आपका काला सागर स्वेज की खाड़ी। तो कह रहा है आपको जो स्वेज नहर है किन दो जलीय भागों को जोड़ता है या किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये जान ली कि भूमध्य सागर को ये कनेक्टिविटी बनाता है। तो भूमध्य सागर दो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। देखिए, कुछ बच्चों ने ये ऐसी बात रखी है कि प्रश्न पहले बता दिया करिए, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज नहीं कर लीजिए, जिसको देखना है वो क्वेश्चंस को देख ले। ठीक है, पढ़ ले अपने ऑप्शंस में, वो अपना आंसर दे। मैं प्रत्येक प्रश्न में कोशिश करता हूँ कि बार बार वो रिपीट ना करना हो। जो बच्चे हों तुरंत वीडियो को पॉज करके अपना आंसर वहाँ पर निर्धारित कर लें, देन इसके बाद में वो फिर बाकी डिटेल वीडियो को देखें। तो चलिए बात करता हूँ, भूमध्य सागर या का एक हिस्सा उससे कनेक्ट होता है, दूसरा हिस्सा किससे कनेक्ट होता है ये आपको देखना है। तो काला सागर दे रहा लाल सागर, तो निश्चित तौर से जान लीजिए लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर, जो कि मिस्र में पड़ती है। स्वेज नहर इन दो जलीय भागों को कनेक्ट करती है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित प्रमुख पत्तनों का नाम बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन से पत्तन स्थित हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले कह रहा है क्या? काहिरा, दूसरा अलेक्जेंड्रिया। काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया हैं प्रमुख पत्तन दोनों सिरों पर, यानी कि दोनों सिरों का मतलब हुआ दोस्तों, दोनों सिरों की आपकी जो बात आ गई वो ये हो गई कि ये आपका भूमध्य सागर हो गया, ये आपका हो गया लाल सागर। इन दोनों कनेक्टिविटी, ये नहर है स्वेज नहर है, और ये आपका ये दोनों, यानी ये दोनों कह रहा है दोनों सिरों के प्रमुख पत्तन, यानी यहाँ का प्रमुख पत्थर और यहाँ का प्रमुख पत्थर कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ज़रा आप ऑप्शन देखिए। पहले क्या कह रहा है दोस्तों? काहिरा कह रहा है, अलेक्जेंड्रिया, क्या ये सही हो सकता है? दूसरा ले लीजिए स्वेज तथा काहिरा, तीसरा कह रहा है काहिरा पोर्ट सईद, और चौथा कह रहा है पोर्ट सईद और स्वेज। बताइए ऑप्शन दोस्तों, चलिए बताइए आंसर। चलिए मैं आपको बता दूँ आंसर क्या है आपका, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका जो आंसर आपका है वो ये है पोर्ट सईद और स्वेज नहर। पोर्ट सईद जो आपका पड़ता है वो क्या पड़ता है? भूमध्य सागर वाले हिस्से में, भूमध्य सागर वाले हिस्से में, और इधर पड़ता है आपका लाल सागर। यहाँ जो स्वेज नहर है इस वाले हिस्से में भूमध्य सागर में पड़ता है आपका पोर्ट सईद पड़ता है, पोर्ट सईद पड़ता, और इस लाल सागर वाले हिस्से में कौन पड़ता है? स्वेज नहर पड़ती है। स्वेज नहर का मतलब यानी स्वेज जो आपका बंदरगाह पोर्ट है वे पड़ता है। ठीक है, स्थित प्रमुख पत्तन कौन से हैं? स्वेज पत्तन आपका पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों स्वेज नहर का जो दक्षिणी हिस्से में पड़ता है स्वेज पत्तन के नाम से ये वाला बंदरगाह आपको जाना जाता है, स्वेज पत्तन के नाम से जाना जाता है। और ये जो भूमध्य सागर में जो पड़ता है जो बंदरगाह वो पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका है, कथन स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। ठीक है, पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। तो इसमें आपको बताना है कथन और कारण के रूप में
कथन कह रहा है सुएज नहर के बनने से, देखिए यहाँ पर थोड़ा त्रुटिपूर्ण कर दिया गया है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन में क्या हो गया, एक कथन है, जस्ट अ मिनट, ओके, कथन कह रहा है और दोस्तों कारण कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, ये त्रुटिपूर्ण हो गया है दोस्तों। कथन और कारण कह रहा है, फिर इसके बाद ऑप्शन यहाँ है 1 2 3 एंड 4। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए अब ऑप्शन यहाँ से देखना। कथन कह रहा है सुएज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है, तो क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है भाई, ये तो बहुत सिंपल सा आपका है। कारण कह रहा है सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो क्या यह सही है? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये आपको बताना है। दोनों स्टेटमेंट्स में से कथन सही है, क्या कारण भी सही है, या कथन कारण की पुष्टि कर रहा है, दोनों बातें सही हैं और पुष्टि भी हो रही हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए जरा, सुएज नहर बनने से भारत की पश्चिम देशों से दूरी कम हुई है? 100% कम हुई है दोस्तों, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है सुएज नहर के बनने से, वरना अफ्रीका को पूरा घूम करके आना पड़ता था। दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। हाँ सही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के कारण ये दूरी कम हुई है। कथन कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है, इस साथ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो आपकी कौन सी है दोस्तों? पोत मतलब जानते हैं, बड़े बड़े जो कंटेनर शिप होते हैं, पोतवाहक नहर जो होगी आपकी कौन सी नहर होगी? तो ऑप्शन ले लीजिए जरा। देखिए पहले कह रहा है कील नहर है, सू नहर है ना, पनामा नहर है, सुएज नहर है, तो कौन सी नहर है सबसे बड़ी दोस्तों? ऑप्शन जवाब दीजिए जल्दी से। सुएज नहर है, ठीक है। सुएज नहर की खासियत ये है कि सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इसमें पोतवाहक नहरों में सबसे लंबी नहर आपकी पड़ेगी सुएज नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य में सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? ये आपको जवाब देना है। चलिए अभी मैंने आपको आंसर बताया था, जिन बच्चों को याद होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। 5000 किलोमीटर कम हुई है, 8000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर और 10000 किलोमीटर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जानते हैं दोस्तों 7000 किलोमीटर की दूरी लगभग करीब में कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ता है? मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से नहीं गुजरना पड़ेगा आपको। चलिए तो ऑप्शन यानी कि मुंबई से आप निकलते हैं दोस्तों, ये क्या कहने का इनका मतलब है, मुंबई से आप निकल रहे हैं। कहाँ से? मुंबई से निकल रहे हैं आप, मुंबई से आप निकल रहे हैं और यहाँ मुंबई आपकी है। चलो मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मुंबई आपकी है और आप जा रहे हैं, किस जगह जाएंगे कि आपको कह रहा है जो है किस जगह जाएंगे। सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा, मतलब सुएज नहर से ना गुजरना पड़े, कहाँ से होकर के आप जाएंगे, ठीक है, नहीं गुजरना होगा। पहले कह रहा है दोस्तों अलेक्जेंड्रिया कह रहा है, दूसरा कह रहा है सुएज, तीसरा कह रहा है पोर्ट सईद और चौथा कह रहा है बेनगाजी। तो आप ज़रा बताइए कि कहाँ मतलब जो है सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा, कहाँ चला जाए, मुंबई से कहाँ जाया जाए कि सुएज नहर से ना गुजरना पड़े। तो निश्चित तौर से आप ज़रा सोच लीजिए कि अगर मुंबई से आप, ये स्थिति आपकी है, मुंबई से आप ये लोकेशन में हैं, आप मुंबई से आप इस लोकेशन में हैं, मालूम मुंबई आपकी ये है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ से कैसे जाएं कि सुएज नहर से ना गुजरना पड़े। अब मान लीजिए सुएज नहर यही आपकी है, ठीक है, ये बंदरगाह यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जा रहा है। तो भाई अब सुएज नहर से ना गुजरनी पड़े ऐसी कौन सी जगह है, यानी कि इसके पहले जो कोई बंदरगाह पड़ेगा वही हो सकता है, अन्यथा कोई भी बंदरगाह उधर से गुजरना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सुएज नहर का भूमध्य सागर वाला हिस्सा है वहाँ पर क्या है, पोर्ट सईद है बंदरगाह, और यहाँ दक्षिण में क्या है, सुएज है, ठीक है। ये दो आपके बने, दक्षिण में आपके सुएज हो गया। अब इसके अलावा ये यानी कि आपका पोर्ट सईद तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब बना बेनगाजी, सुएज और ये नहरें हो गई। तो सुएज नहर से नहीं जाना होगा, तो ये जान लीजिए ये बेनगाजी भी आपका, बेनगाजी का भी जो तट पड़ता है आपका, ये भी आपका सुएज नहर के बाद से गुजरने के बाद में ही हो पाएगा, मतलब पड़ेगा आपका।
सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर जो पड़ती है क्या, सुएज नहर पड़ती है ना, सुएज बंदरगाह पड़ता है। तो सुएज बंदरगाह जो है ना अगर हो तो आपको सुएज नहर को नहीं क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। यानी कि क्योंकि ये पश्चिमी तट पर है, ठीक है, मुंबई जो भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई स्थित है, और सुएज बंदरगाह की यात्रा में सुएज नहर को नहीं पार करना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो बंदरगाह हैं सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, क्योंकि सुएज नहर जो दक्षिणी सिरे पे स्थित है, बाकी सभी जो हैं उत्तरी सिरे के पास वाले हिस्से में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ेगी भाइयों, जरा बताइए हमको। चलिए बताते हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को क्या जोड़ती है क्या, नहीं भाई ये तो बांटेगी, नहर है तो बांटेगी। जलीय भाग को जोड़ेगी, प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर, अगला है लाल सागर, भूमध्य सागर, अगला हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो जरा बताइए जवाब। चलिए जवाब आ गया होगा मुझे लगता है, प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को जोड़ने का काम करती है कौन सी, पनामा नहर करती है आपकी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सू नहर जोड़ती है किसको, सू नहर किसको किसको जोड़ती है, आपको जवाब देना है। तुरान है, ओंटेरियो है, बंगाल है, त्रिपुरा है, नेक्स्ट ऑप्शन है सुपीरियर है, मिशिगन है, सुपीरियर है, ह्यूरन है। तो आपको ये बताना है कि किनको जोड़ती है। तो ये जान लीजिए ये 5 ग्रेट लेक्स जो दोस्तों है ना, उनमें से सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर को और ह्यूरन को, सुपर हीरोइन लिखा हुआ, सॉरी दोस्तों बहुत ही गलत, बहुत बड़ी गलती लिखी गई है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ह्यूरान कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं ह्यूरन मिलेगा, ह्यूरन को जोड़ते हैं। तो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी नहर है दोस्तों, सू नहर। ये अमेरिका में पड़ता है, आपको अमेरिका और कनाडा के सीमा पे पड़ने वाली ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, उनमें से सुपीरियर, वहाँ पर कौन कौन सी नहरें हैं, जो आपका सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ईरी है, ओंटेरियो है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो दोस्त नहीं देख पाएंगे वो देख लें जाके वहाँ पे। तो यहाँ पर ह्यूरन और सुपीरियर को जोड़ती है आपकी सू नहर। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, IAS 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए क्वेश्चन फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से आप इसको सुनिए। कह रहे हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना सोच रहा है, मतलब ये कौन प्लानिंग कर रहा है दोस्तों। तो ये जान लीजिए, इसकी जो कोशिश कर रहा है, ऑप्शन ले लीजिए, जिनको पता है दोस्तों लिख सकते हैं, बाकी दोस्त प्रयास करें। कोलंबिया है, कोस्टारिका है, ग्वाटेमाला है, निकारागुआ है। तो ये आप बताइए किसका है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए आप लोगों को कि एक जो निकारागुआ कंट्री आपकी है, ठीक है, इनके राष्ट्रपति महोदय ने 4 अक्टूबर 2006 को इन्होंने प्लान किया क्या, वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे इनरिक बोलानोस, ठीक है, इनने ये घोषणा की थी, इनरिक बोलानोस उनका नाम था, उन्होंने घोषणा ये की थी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले मार्ग की योजना बना रहा था, ठीक है। और इसके प्लानिंग ये थी कि 2021 तक निकारागुआ नहर निर्माण कार्य मतलब जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब प्लानिंग इनकी थी कि मतलब ये हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अभी तक जो 2021 तक के आंकड़े थे, अब 2022 में कंफर्म हुआ कि नहीं मित्रों, ये थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है ये कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो इस नाते ये देश आप याद रखिएगा, निकारागुआ। कौन दोस्त है दो, निकारागुआ। ये पनामा की तरह एक नहर जोड़ने का कार्य कर रहा है, निकारागुआ कंट्री, ये मध्य अमेरिकी कंट्री आपका है। तो ध्यान रखिएगा, ये यही पनामा की तरह दूसरी नहर का निर्माण करने की पूरी प्लानिंग इनकी है और कार्य इस पर चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वो कौन है। तो कील नहर किनको जोड़ती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला कह रहा है उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, दूसरा कह रहा है बाल्टिक सागर लाल सागर, तीसरा कह रहा है काला सागर लाल सागर, चौथा कह रहा है उत्तरी सागर काला सागर। तो यहाँ जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है वो कील नहर है। कौन कौन को जोड़ती है दोस्तों, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन सी नहर, कील नहर दोस्तों, कील नहर। ओके, कील नहर आप लोग याद कर लीजिएगा।
बहुत अच्छे हैं मित्रों, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात मान रहे होंगे और याद कर रहे होंगे निश्चित तौर से। दोस्तों यदि आप हमारी बात मानेंगे तो निश्चित तौर से एग्ज़ाम की घड़ी में आपको ज़रा सा भी विचलित नहीं होना पड़ेगा और निश्चित तौर से आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे और बहुत खुशी के साथ बताएंगे कि मेरा प्रश्न पत्र बहुत ही बेहतरीन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पास लाक पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है आपका ठीक है, कह रहा है ये कि कौन सा जलमार्ग ठीक है, कौन सा जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालन जलपास यानी लॉक होता है दोस्तों, जलपास है, जलपास लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिएगा कि ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यहाँ पर ऑप्शन ले लीजिए फिर जवाब दीजिए हमको। ठीक है, स्वेज नहर है, डेन्यूब नहर है, राइन नहर है और पनामा नहर है। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए, जवाब दीजिए। देखिए इसमें से अगर जान लीजिए कि जल पास लाक जो पद्धति का जो प्रयोग करता है उसमें से अगर आप बात करेंगे तो जैसे स्वेज नहर को छोड़ करके बाकी सभी नहरें जैसे डेन्यूब नहर है और राइन नहर है और पनामा नहर है, ये जो है लाक का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। केवल जल पास यानी लाक पद्धति का जो प्रयोग करता है वो केवल स्वेज नहर करता है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, स्वेज नहर इस पद्धति का प्रयोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको जवाब में, हाँ दोस्तों, तो एक चीज़ ये भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर जल पास या जल लाक पद्धति का जो मतलब होता है और कौन करता है, तो देख लीजिए स्वेज नहर को छोड़ करके बाकी सभी करते हैं। शायद अभी मैंने आपको बोला था कि स्वेज नहर करता है, नहीं, स्वेज नहर नहीं करता, बाकी सभी डेन्यूब, राइन और पनामा ये तीनों करते हैं। अब ये पद्धति क्या होती है ज़रा इसको समझ लीजिए। किसी नदी या झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों में नौकाओं के ऊपर उठाने और उनको नीचे उतारने की एक युक्ति होती है। ठीक है, ये एक विधि है कि जिन रास्तों से या तो पानी जो है जहाज़ को ऊपर कर दिया जाए या जहाज़ को दबा करके यानी पानी को नीचे कर दिया जाए, ये एक पद्धति होती है दोस्तों। इसका गुण जो है इसी तरह का होता है और जल जहाँ पर जल स्तर घटता या बढ़ाया जा सकता, यानी कि जैसे मान लो उठाने और बैठाने का मतलब दोस्तों क्या है आप समझिएगा। जैसे पानी का बहाव कम कर दिया, यानी पानी वहाँ पर कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, पानी जब कम रहेगा तो जवाहर नीचे बैठी रहेगी। अगर पानी उसमें ज़्यादा कर दिया जाएगा तो शिप जो है ऊपर उठ जाएगी। तो पानी को कंट्रोल करने की जो विधि है उसके माध्यम से जहाज़ को ऊपर और जहाज़ को नीचे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्वेज नहर नहीं करता, बाकी सभी नहरें करती हैं दोस्तों। तो आंसर आप समझ गए होंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सी नहर जो आपकी है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, कौन सी नहर है? ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों। ऑप्शन आपका दे रहा है वोल्गा नहर, दूसरा कह रहा है लुडविग्स नहर, तीसरा कह रहा है आपका सफ़ेद सागर नहर और चौथा कह रहा है साल्ट सेंटी मारी नहर। ये बताना है आपको। तो जान लीजिए कि लुडविग्स नहर जो है, लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्गों के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर पूछा है दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाएगी, तो कौन से लुडविग नहर जो है प्रयोग की जाएगी। ठीक है, और एक और भी बता दें आपको, साल्ट सेंटी रेंज जो आपकी नहर है वो कनाडा में पड़ती है, कनाडा में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। और आपका वोल्गा नहर जो आपकी पड़ती है, वोल्गा डान नहर जो है रूस में स्थित है। ये कहाँ पर है चलिए बता देते हैं आप लोगों को, रूस में स्थित है। ठीक है, वहाँ की दो मुख्य नदियाँ जो वोल्गा और डान को आपस में जोड़ने का काम करती है, वोल्गा डान।
ठीक है, इसी नाते इसको बोल्गा या डॉन नहर के नाम से जाना जाता है। और सफ़ेद नहर जो है यह भी रूस में ही पड़ती है आपकी, कहाँ पर पड़ती है, रूस में। सफ़ेद नहर भी रूस में पड़ती है, जो सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी, जवाब आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। नहर और जोड़ती है, किसको नहर जो है नहरें हैं वो किसको जोड़ती हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग कि क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए बताइए ज़रा। कह रहा है आपको कि कील नहर है। कील नहर किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? कील नहर जो है किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। चलिए मैं यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लें, कृपया इसको आप लोग मिला लें, मैं आपको आंसर बताने चल रहा हूँ। बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चलिए, कील नहर जो है एल्ब ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये आपका दूसरे का आपका ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला, यानी कि यहाँ जो भी होगा ABC के फॉर्मेट में ले लेते हैं, पहले का B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है सुनहर, सुनहर के बारे में कह रहा है। तो सुनहर किससे कनेक्टिविटी बनाती है दोस्तों? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया क्या है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में बनाती है दोस्तों। पनामा नहर के बारे में अभी बात हुई थी हम लोगों ने, कितने, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर है। सुएज नहर के बारे में मैंने भी पिछले क्लास में बताया, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराना नदी, ठीक है, यहाँ पे नदी के बारे में कह रहा है। अब पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की संयुक्त परियोजना है ये? किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है ये बताना है। किसके बारे? पराना नदी का निर्मित इतियोपिया बांध के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा। पहले कह रहा है ब्राज़ील है, पहले कह रहा है दोस्तों आपको ब्राज़ील, पेरू कह रहा है। दूसरा कह रहा है ब्राज़ील पराग्वे, क्या इनके बीच में है? तीसरा कह रहा है पराग्वे इक्वेडोर, चौथा कह रहा है कोलंबिया पराग्वे। जवाब दीजिए फटाक से दोस्तों। चलिए तो मैं बता दूं आपको अब जवाब, ब्राज़ील और पराग्वे ये दोनों दक्षिण अमेरिकी देश है। ये आपको पता होगा कि सीमा पर प्रवाहित होने वाली जो नदी है, नदी पर, पराना नदी पर ब्राज़ील में, पराना नदी पर, पराना कौन सा है, ब्राज़ील और पराग्वे में बहती है। कौन सी नदी आपकी बहती है? पराना, पराना। पराना नदी पर ब्राज़ील वाले हिस्से में क्या पड़ता है, इतेपू नामक स्थल पर इतेपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना के रूप में बनाया गया है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको देखते हैं कि क्या जवाब होगा। तो आपको जवाब मिल गया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? आपको जवाब देना है, तो बताइए जरा। कह रहा है पूर्वी चीन सागर में, पहला ऑप्शन दे रहा है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। दूसरा कह रहा है टाकिंग की खाड़ी। तीसरा कह रहा है जिया ओझू की खाड़ी। चौथा कह रहा है दक्षिणी चीन सागर। ये सारे चीन के ही दिए दोस्तों, सारे ऑप्शन आपके चीन के ही हैं। तो जिनको पता होगा वो जवाब दे चुके होंगे अब तक। आप लोग जवाब अच्छी तरीके से दीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से जवाब दीजिए अपने। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जवाब, उम्मीद है सभी के आ चुके होंगे जवाब। आपका जो जवाब है दोस्तों वो क्या है, जियाओज खाड़ी, जियाओझू की खाड़ी, वैसे ओझू है, जियाओझू है, सॉरी ओझू ही है। जियाओझू की खाड़ी पर जो है ये सबसे लंबा पुल बनाया गया है, जो कि लगभग करीब में 42.4 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ठीक है, 8 मार्गों वाले ये लेन है आपकी, 8 मार्गों की जो लेन है वो 42.4 किलोमीटर लंबी है। और ये चीन की जियाओझू की खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाला ये सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की गई थी, यानी उद्घाटन जो किया गया था वो 30 जून 2011 को। तो 30 जून 2011 को ये मतलब यातायात के लिए प्रारंभ कर दिया गया था। और वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा सेतु जो है गुआंगडोंग प्रांत में झुंग हांगकांग और मकाओ
को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और यह सेतु जून जो है 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ था, ठीक है। ये बात थोड़ी सी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची और बांध के बारे में कह रहा है दोस्तों, सूची और बांध के बारे में बता रहा है कि कौन सी सूची और कौन से बांध हैं। तो ये आपको बताना है, इसमें से नदी है और बांध है, किस नदी पर कौन सा बांध है ये आपको बताना है। कोलोराडो नदी के बारे में कह रहा है, कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है, ठीक है। फिर दामोदर नदी, नील नदी और जाम्बेजी नदी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा है। कोलोराडो पर हुबर बांध है, कोलोराडो पर कौन है, हुबर है। दामोदर नदी पर कौन है, पंचेत हिल है। दामोदर नदी पर कौन है, पंचेत हिल है। दामोदर नदी पर कौन है, पंचेत हिल है, तो दामोदर नदी पे पंचेत हिल हो जाएगा आपका। नील नदी पर जो है वो अस्वान बांध होगा नील नदी पर। और जाम्बेजी नदी पर फिर ऑप्शन क्या बचता है, करीबा, तो करीबा हो जाएगा आपको। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कोलोराडो पर हुबर है, दामोदर नदी पर आपका कौन सा है, पंचमेत है, हिल है। और नील नदी पर फिर आप बात करेंगे तो अस्वान है, और फिर जाम्बेजी नदी की बात करेंगे तो करीबा है, ठीक है। ये आपके 4 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि करीबा बांध निर्मित है कहाँ पर। करीबा बांध कहाँ पर निर्मित है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये बताना है, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, काफयू नदी पर, दूसरा कह रहा है जाम्बेजी नदी पर, तीसरा कह रहा है काबोम्पो नदी पर, और चौथा कह रहा है चाम्बेसी नदी पर। क्या आपका जवाब होगा दोस्तों, जवाब दीजिए जल्दी से। आशा है कि आपके जवाब आ रहे होंगे, आ चुके होंगे जवाब। तो इसका आंसर होगा जाम्बेजी नदी दोस्तों, जाम्बेजी नदी पर है स्थित है, ठीक है। करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर है। और ये क्या है, विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित बांधों में से एक है। जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य की सीमा पर यह बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की मध्य जो है सीमा पर बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 80 नंबर का, असवान उच्च बांध स्थित है। अभी क्वेश्चन पे था दोस्तों, असवान उच्च बांध कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिए फट से आप लोग। इंतजार है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का, जल्दी जवाब दीजिए। पहले क्या कह रहा है, बता रहा है सूडान, दूसरा कह रहा है मिस्र, तीसरा कह रहा है नाइजीरिया, चौथा कह रहा है जायरे। तो कौन सा होगा दोस्तों, मिस्र है, जवाब आपका आ गया होगा। चलिए मिस्र है, असवान बांध अफ्रीकी महाद्वीप में मिस्र में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किस पे किया गया है, नील नदी पर किया गया है, नील नदी पर बनाया गया है, ठीक है, नील नदी पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जहां चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, वह स्थान का क्या है, कहाँ पर है वो स्थान जहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक है। और जान लीजिए आप लोग, जांगमू एक क्षेत्र पड़ता है चीन का ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसको ही हम लोग चाहे इसको कहिए जांगमू, क्या कहिए जांगमू। यहाँ पर क्या लिखा है, जांगमऊ लिखा है, जांगमऊ। और इसको ही आप कह सकते हैं, आप जांगमऊ कहिए या इसको जांगमू कहिए, जांगमऊ या जांगमू, ठीक है। तो ये आपका चीन जो है, चीन ने तिब्बत क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है, जो उसका अधिकार है उस पर क्या किया गया है, उसने अपने बांध का निर्माण किया है। इसने क्या किया है, बांध का निर्माण किया है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कौन सा है, जांगमऊ में किया है, तो ये प्रारंभ किया, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका है, बांध और नदियां हैं, आपको दे रहा है, बांध बताना है, कौन से बांध के बारे में बता रहा है, ग्रैंड गली, ठीक है। ग्रैंड गली ये बांध के नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, क्या है ये, बांध के नाम है। जस्ट अ मिनट, चलिए ये क्या कह रहा है, ग्रैंड वैली कह रहा है, ये बांध के नाम बता रहा है, ये नदियां हैं, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, कुल मिला के बात आपकी यही है, ठीक है। तो कह रहा है ग्रैंड कुली जो है कोलंबिया, कह रहा है कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध है, बिल्कुल सही है ये आपका। फिर कह रहा है हुबर कह रहा है टेनेसी नदी पर, नहीं टेनेसी नदी पर नहीं, कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो नदी पर स्थित ये बांध है, ठीक है दोस्तों। तो ये गलत हो गया आपका पहला, दूसरा नंबर का जो है। तीसरा कह रहा है नुरेक के बारे में, नुरेक बक्स के बारे में बात कर रहा है,
तो नुरेग बख्श जो कह रहा है ये भी आपका करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, बख्श नदी पर है, बख्श नदी पर। और अगला है जाम्बेजी नदी पर काहोराबासा, काहोराबासा, ठीक है, काहोराबासा कहते हैं, या इसको कबोरा भी कहीं कहीं मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, काबोरा, काबोरा, काबोरा भी मिलता है, ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? अब आ गया आपका प्रवाल भित्तियों से प्रश्न, जवाब दीजिए आप लोग। कह रहा है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में। दूसरा कह रहा है दोस्तों कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। तीसरा कह रहा है महाद्वीपीय एवं महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर। और चौथा कह रहा है आपका ठंडे महासागरीय तटों पर। तो निश्चित तौर से जानते हैं कोरल रीफ जो है मिलता कहाँ पर है? कर्क और मकर रेखा के बीच यानी उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्रों में मिलेगा, और क्या स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्क और मकर रेखा ऑप्शन जो दे रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। तो इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए अगला ऑप्शन ले लीजिए। राजस्थान में एक जल विभाजक है। तीसरा कह रहा है चीन की दीवार है। चौथा कह रहा है राखी पर्वत की एक श्रृंखला। तो बिल्कुल कुछ पूछने की जरूरत है नहीं दोस्तों, यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास है आपकी, ठीक है। और ये जो है आपका इसका जो विस्तार है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के लगभग 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पड़ता है दोस्तों। 10 से 24 डिग्री, 10 डिग्री से उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। बहुत ही लंबी जो रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है ये। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है बिल्कुल बताइए। प्रशांत महासागर कह रहा है, हिंद महासागर कह रहा है, अटलांटिक भूमध्य सागर कह रहा है, अटलांटिक महासागर कह रहा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निश्चित तौर से आप जवाब दे चुके होंगे। कहाँ पर पड़ता है ये बताइए, कौन से सागर में पड़ेगा? हिंद महासागर पड़ेगा या प्रशांत महासागर पड़ेगा? निश्चित तौर से आप देखेंगे इसको, ठीक है, किस सागर में आपको पड़ेगा ये आपको बताना होगा। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कि ये अगर पश्चिमी हिस्सा होता तो हिंद महासागर हो जाता ऑस्ट्रेलिया का, और ये पश्चिमी हिस्सा ना हो करके ये कौन सा हिस्सा पड़ रहा है यहाँ पे? उसका पूर्वी हिस्सा पड़ रहा है, तो प्रशांत महासागर ही होगा। 100% आपको यकीन हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? किसके तट के समीप स्थित है ये आपको बता देना है, ठीक है, ये बताना है आपको ऑप्शन के आधार पर। देखिए कह रहा है आपका न्यूजीलैंड, पहला कह रहा है ऑप्शन न्यूजीलैंड दोस्तों कह रहा है, दूसरा कह रहा है फिनलैंड, तीसरा कह रहा है आयरलैंड, चौथा कह रहा है क्वींसलैंड। तो ये जान लीजिए, भली बात जान लीजिए आप लोग, क्वींसलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है, इसका पूर्वी हिस्सा क्वींसलैंड वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति या उष्णकटिबंध सागर जलों में मिलती है? नहीं, यहाँ पर होना चाहिए उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलती है। यहाँ पे उष्ण नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय होगा दोस्तों। उष्ण यहाँ पर उष्ण होगा, उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती है। क्या ये कथन सही आपका है? तो बताइए ऑप्शन। बिल्कुल मैंने बताया कर्क और मकर रेखा के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी पश्चिमी तटों पर मिलती है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दूसरा दे लीजिए, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात बता रहा है ऑस्ट्रेलिया तक की बात बता रहा है, फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया के तटों तक। तो बिल्कुल ये सही है आपका। विश्व की अधिकांश 1/3 जो है से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास मिलती हैं। 1/3 ध्यान रहे, 1/3 ना कि 2/3, 1/3। अगला है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में तंतु संघों का पोषण करते हैं, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में तंतु संघों को, अपेक्षा में जंतु संघों को होना चाहिए, वैसे जंतु लिखा ही है दोस्तों, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, जंतु संघों का
जंतु संघों का पर पोषण करती हैं। पर पोषण होगा दोस्तों, ये यहाँ पर शब्द थोड़ा सा आपको ये साथ होना चाहिए, पर पोषण करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसमें जो भी कूट दिया है तीनों का वही सही हो जाएगा। तीनों का ऑप्शन में कूट में आपको दिया है 3rd नंबर में, पहला दूसरा तीसरा, 2 सभी सही हैं यहाँ पर, तो आपको ये बताना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? ठीक है, कौन सी प्रवाल भित्ति? अड्डू प्रवाल द्वीप है दोस्तों, भित्ति नहीं है। प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आपको जवाब देना है। चलिए देते हैं जवाब। कह रहा है अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा जवाब आपका? भारतीय महासागर जो हो जाएगा। भारतीय महासागर में अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर अड्डू प्रवाल भित्ति, इसी को ही दोस्तों एटाल, भारतीय प्रवाल भित्ति को ही एटाल कहा जाता है। तो अड्डू प्रवाल भित्ति भारतीय यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय महासागर यानी कि इसका मतलब हुआ हिंद महासागर। हिंद महासागर, महासागर। देखिए पहली बार आपको सवाल इस तरह से मिल रहा है। 2020 के बीपीएससी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न आपका है, जिसमें भारतीय महासागर, ना कि हिंद महासागर ना लिख करके भारतीय महासागर करके पूछा है दोस्तों। ठीक है, भारतीय महासागर करके पूछा है, तो भारतीय महासागर का जो हिस्सा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका भारतीय महासागर हो जाएगा। अड्डू प्रवाल भित्ति भारतीय महासागर मिलती है। और कहाँ मिलती है? मालदीव के दक्षिणतम एक एटाल है। ये कहाँ पर? मालदीव जो कंट्री आपका पड़ता है मालदीव, उसके दक्षिणतम एकदम दक्षिणी, चूँकि देखिए आपका लक्षद्वीप और मालदीव ये सब क्या है? प्रवाल भित्तियों से निर्मित देश हैं दोस्तों। ये सब प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप हैं। और मालदीव आप जानते हैं द्वीपीय देश है आपका। और भारत का लक्षद्वीप भी, वो भी प्रवाली द्वीप है। तो जो मालदीव है उसका जो दक्षिणतम जो प्रवाल द्वीप है उसका एटाल है, दक्षिणतम एटाल है ये कौन सा? अड्डू। अड्डू आपका है अड्डू जो है ये क्या है? दक्षिणतम एटाल है सबसे, यानी दक्षिण एक तरह से कहिए द्वीप है आपका मालदीव का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना होता है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, बना होता है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में पाई जाने वाली, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में पाई जाने वाली, ठीक है, जस्ट अ मिनट, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है क्या? वायुमंडल के निचले हिस्से में क्या पाई जाएगी दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको जवाब उम्मीद है कि आपका आ चुका होगा। देख लीजिए, नाइट्रोजन कह रहा है, पहला कह रहा है आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा कह रहा है एथेन तथा ऑक्साइड के बारे में कह रहा है। तो आपको जवाब देना है। बताइए जवाब जल्दी से। नीचे कौन सा हिस्सा पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबसे निचले हिस्से में यही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फास्ट करते हैं क्वेश्चंस को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है दोस्तों? बताइए कौन सा है? तो इसमें पूछने की जरूरत है क्या? नाइट्रोजन सामने दिख गया तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये सब प्रश्नों में आपको समय बिल्कुल नहीं लगाना है, धड़ाक से जवाब आपको देना है तुरंत, क्विक निश्चय, दृढ़ निश्चय लेना है आपको, जवाब वहाँ पे तुरंत आपको देना होगा। ठीक है, अरे चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है जो हमेशा रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, ओजोन कह रहा है, और फिर कह रहा है नाइट्रोजन, नियॉन, तो नियॉन तो रहती नहीं है दोस्तों। नाइट्रोजन आपकी हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी? वायुमंडल के किस हिस्से में पाई जाएगी? तो निश्चित तौर से जो सबसे ज़्यादा होगा तो रहेगी ना, नाइट्रोजन तो आपकी बिल्कुल है, हर तरह से हर स्तर पे रहेगी आपको, तो हमेशा पाई जाती है नाइट्रोजन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, चलिए अच्छा क्वेश्चन मिल गया। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। बिल्कुल बताइए, आंख मूंद करके बता दीजिए जल्दी से फटाफट। क्या पूछा है? पृथ्वी के धरातल ऊपर की ओर वायुमंडल की परतों का स्तर का अनुक्रम क्या है? ऊपर की ओर कौन सा होगा, सबसे नीचे कौन सा होगा दोस्तों? ये जान लीजिए। पहले क्षोभ मंडल होगा, चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले होगा आपका क्षोभ मंडल,
फिर इसके बाद समताप मंडल, फिर इसके बाद मध्य मंडल, फिर इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल। यही 5 मंडल हैं आपके। तो चलिए देखते हैं पहले। तो क्षोभ मंडल जिसमें जिसमें पहले लिखा वो पहले ले लेते हैं। क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, ठीक है। यहाँ पर आयन मंडल कर दिया, गलत हो गया। पहले तीसरे नंबर पर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है। तो जान लीजिए कि जो क्षोभ मंडल होता है इसी को ही क्या किस नाम से जाना जाता है, ट्रोपोपाज, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाएगा आपको, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर आपका मिलेगा, स्फेयर मतलब ये मंडल होता है, और आपको जवाब यही देना है। आपको ट्रोपोपाज आपका हो जाएगा। ट्रोपोपाज आपकी जो होती है क्षोभ सीमा कहलाएगी आपको। क्षोभ मंडल के बारे में ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा वो आपको, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा आपका। तो यही बात आपको क्वेश्चन था। ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप जान लीजिए। जो आपने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल के बारे में देखा वही इसका इंग्लिश वर्जन है। ट्रोपोपाज जो है ट्रोपोपाज जो है क्षोभ मंडल को कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, समताप मंडल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और अब मेसोस्फीयर जो है मध्य मंडल को कहा जाएगा आपको, और थर्मोस्फीयर जो आपका है, नहीं ये आपका कहलाएगा, देखो ये आपका कहलाएगा आयन मंडल को कहेंगे। मेसोस्फीयर जो कह जाएगा ये आपका होगा, मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल, ठीक है, सॉरी मध्य मंडल हो जाता है। थर्मोस्फीयर जो हो जाएगा आपका वो आपका जो है तो दोस्तों इसका जवाब आपका हो जाएगा थर्मोस्फीयर होता है, बाह्य मंडल होता है, वायुमंडल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये समताप मंडल हो गया, समताप मंडल, और ये आपका हो गया क्षोभ मंडल, और ये हो गया मध्य मंडल, और ये हो गया आपका वायुमंडल, थर्मोस्फीयर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल की 4 परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, 4 परतें हैं, 4 परतें हैं, और ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, उसके सही अवरोही क्रम यानी कम होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आपको आना, अवरोही क्रम में आपको ऊपर से नीचे आना है दोस्तों। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा आपको, आयन मंडल, फिर इसके बाद हो जाएगा मध्य मंडल, फिर इसके बाद समताप मंडल, फिर इसके बाद में क्षोभ मंडल होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा का ऑप्शन जो होगा वही हो जाएगा। पहला अरे सॉरी यार, यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले हो जाएगा ये नंबर 1 पे हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे हम आ रहे हैं पहले नंबर पे होगा, मध्य मंडल दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पर समताप मंडल होगा, चौथे नंबर पे आपका क्षोभ मंडल होगा। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन जिसमें दिया होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं 4-3 का ऑप्शन कहाँ दे रहा है दोस्तों, आपका ऊपर से क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में आपको आना है। तो घटते हुए क्रम में जब आप चलेंगे तो कहाँ से कहाँ को पहुँच जाएंगे आप, निश्चित तौर से पहला, दूसरा, यहाँ पर तो कूट में आपको होना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या होना चाहिए पहले देखिए आपका ये क्रम है, तो आपको यहाँ पे कूट मिलना चाहिए, आयन मंडल का नंबर 1 पे होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, पहले नंबर पे आपका होना चाहिए आयन मंडल, यानी 1 होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मध्य मंडल है, 2 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए आपको, ठीक है। क्यों होना चाहिए, ठीक है, ये क्रम आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ कूट में तो किसी ने नहीं दिया, यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा होना चाहिए, यहाँ पर गलत दे दिया दोस्तों, ये आपका कूट होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहला आपका यही क्रम आपका बनेगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। कूट में यहाँ पर त्रुटिपूर्ण दे दिया गया था दोस्तों। अगर यही समताप मंडल यहाँ होता और क्षोभ मंडल यहाँ होता तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर इस तरह से क्रम है तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा और तीसरे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल परत में होती हैं वो कौन सा है, तो निश्चित तौर से आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल है। ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है और वायुमंडल है, तो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है समताप मंडल में जेट
विमानों के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम संबंधी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। क्या कह रहा है वहाँ पर, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ईंधन की खपत कम होती है। दूसरा कह रहा है इस परत में तापमान कम रहता है और इंजन की क्षमता के लिए अनुकूल परिस्थिति बनती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ खास। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस परत में बादल एवं अन्य मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यही कारण है। बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर है दोस्तों, क्षोभ मंडल कह रहा है, समताप मंडल कह रहा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, दो बार छुप छुप कह दिया है दोस्तों। ओजोन परत जान लीजिए आप किस में है, समताप मंडल में आपके हैं। चलिए अगला है सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है। ठीक है, जीवन सुरक्षा करता है, कौन करता है दोस्तों, बताना है आपको कि ओजोन मंडल से निकलने, सूरज से विनाशकारी रेडिएशन निकलने से कौन जीवन रक्षा करता है आपकी। तो निश्चित तौर से आप बता देंगे जवाब। कह रहा है ट्रोपोस्फेयर कह रहा है, आइनोस्फेयर कह रहा है आपको। ठीक है, आइनोस्फेयर कह रहा है, ओजोन की परत कह रहा है, धुंध कह रहा है, सभी कह रहा है। तो निश्चित तौर से आपकी कौन हो जाएगी, ओजोन की परत हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ओजोन परत होगी। अगला है दोस्तों, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो एक्टिव तरंगों के लिए ओजोन परत से क्या कह रहा है, रेडिएशन के लिए पूछ रहा है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अस्त्र नहीं होगा, गलत है ये। कौन सा स्तर, अधश्चतर स्तर होगा यहाँ पे, ये गलत है। स्तर, आदर्श स्तर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर स्तर, कौन सा स्तर उत्तरदायी है। किसके लिए पूछा है दोस्तों, रेडियो तरंगों के लिए पूछा है। तो आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर थोड़ा हो जाएगा इसमें, जवाब दीजिए। आयनोस्फेयर मतलब आयन मंडल, बिल्कुल सही देखा, देखिए वहाँ पर भी मिल गया सब में। मध्यमंडल मेसोस्फेयर बिल्कुल करेक्ट आपको दे रहा है, लेकिन बताना है कहाँ से, तो आयनोस्फेयर आपका हो जाएगा, यानी आयन मंडल हो। समताप को स्ट्रेटोस्फेयर और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सॉरी। अगला है उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसमें बनाया है, आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर से, फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। कह रहा है क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, ताप मंडल है, वायुमंडल है। तो आयन मंडल होता है दोस्तों, आयन मंडल में ही आपको क्या है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जो है कि परत जिम्मेदार होती है, वहाँ पर ये दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव प्रकाश। अगला है बेतार संचार के लिए। बेतार संचार पृथ्वी की सतह से निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। पृथ्वी से निम्नांकित द्वारा जो है परावर्तित किया जाता है, कौन है। पहला कह रहा है दोस्तों आयन मंडल कह रहा है, आयन मंडल। दूसरा कह रहा है क्षोभ मंडल। तीसरा कह रहा है समताप मंडल। चौथा कह रहा है वायुमंडल, सॉरी बहिर्मंडल। तो इसमें वायुमंडल या बहिर्मंडल में बात देखिए, तो आपको बताना है कि कहाँ से बेतार संचार के लिए। अभी पिछला जो क्वेश्चन आपका था जो है उसी रेडियो तरंगों वाला, वही सेम आपका क्वेश्चन इसे मिलता जुलता है। आयन मंडल हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, अगला है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन भी है दोस्तों। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्या कह रहा है, ओजोन परत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका है। ओजोन परत बनती है, ठीक है, बताती है, ओजोन परत बताती है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आपसे, पढ़ने में त्रुटि हुई। ओजोन परत बताती है, क्या बताती है दोस्तों ओजोन परत। पहला कह रहा है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को बताती है। दूसरा कह रहा है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी की सतह के लगभग 10 से 20 किलोमीटर के नीचे की सतह है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की सतह नहीं है। पृथ्वी की सतह से 10 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है, ओजोन परत। बिल्कुल सही है आपका जवाब, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों।
तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने आज 40 प्रश्नों की अपनी बेहतरीन श्रृंखला को समाप्त कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। साथ ही साथ आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।